वी विल डिस्कस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसिडिटी एंड बेसिसिटी कंसेप्ट. सो आई हैव सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, arrange them in the increasing order of acid strength, and second is nucleophilicity. So first, what will be its answer? ये आपको 11-12 दोनों क्लासेस में आपने ये डिस्कस किया हुआ है हमने ऑलरेडी. तो इसमें देखिए जो आप ऑर्डर लिखते हो इसमें एसिड स्ट्रेंथ का, दैट इज व्हेन यू मूव अलोंग अ पीरियड. सो एसिड स्ट्रेंथ, वीकेस्ट एसिड इज मीथेन, देन अमोनिया, वाटर एंड HF इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. सो आपने कौन सा कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे? आपका एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे. या तो आप लेते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आप बात करते हो साइज की. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने कब कंसीडर करना है? अगर सारे ही जो आप कंसीडर कर रहे हो, अगर मींस वी कैन से दैट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स हैं उन केसेस में आपने कंसीडर करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, सेकंड पीरियड हाइड्राइड्स मींस यहाँ पर जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है CH4 ये है, तो हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस बना के देखते हैं. ओके, तो जैसे ये एसिड एक्ट कर रहा है मीन्स इट विल एक्ट एज प्रोटॉन डोनर. तो प्रोटॉन निकाल दो इसमें से, तो ये बच गया CH3 एंड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. देन अमोनिया NH2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पर. ओके, अब इन केसेस में क्या है कि जो बॉन्डिंग है यहाँ पे जहाँ डिफरेंस है, अगर यहाँ हम बॉन्ड देखें तो इट इज़ बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. एंड यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है, अगर हम इनका न्यूट्रल मॉलिक्यूल देख लें तो इट इज़ फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन. ओके, तो सारे केसेस में जो बॉन्डिंग हुई है दैट इज़ इसका 2p ऑर्बिटल है और इसका 1s ऑर्बिटल. तो 2p 1s ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रहता है. और ऐसे केसेस में जहाँ 2p 1s का ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पर जो एसिड स्ट्रेंथ है दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, सो इट इज ओनली फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट. सो देखिए यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर करें तो इसका जो कार्बन का केस है, कार्बन के केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है तो ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा इंक्रीज कर गया तो नाइट्रोजन के पास में थोड़ा सा शिफ्ट करेगा शेयर्ड पेयर. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा है, जबकि फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर्ड पेयर है दैट विल बी क्लोजर टू द fluorine atom only. So if it is the bond is more polar, it will easily furnish H positive ions. It will act as strong acid. Okay, second है कि जो आपने इनका corresponding base बनाया है, they can accept 1 H plus ion. Okay, so they act as H positive एक्सेप्टर. एंड सबसे ज़्यादा टेंडेंसी H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की मिथाइल कार्बिनियन की है, देन NH2 प्लस, OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव. किस बेसिस पे लिया हमने? ये हम होमोलुमो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिथाइल में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इसको डोनेट करेगा. सो लोन पेयर डोनर ये एक्ट कर रहे हैं या H पॉजिटिव एक्सेप्टर ये एक्ट कर रहे हैं, तो इसका देखा जाएगा होमो. ठीक है, और जो होमो का एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग क्या है? होमो के साथ कैसे अफेक्ट होता है आपका एसिड स्ट्रेंथ? इसका मीनिंग है कि जब देखिए अगर हम इसका डायग्राम इसको हम ड्रॉ करें कार्बन का, तो ये आपका आ गया जब ये नॉन बॉन्डेड स्टेट में है. ओके, ये है आपका कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, तो कार्बन की एनर्जी लेवल यहाँ पर होगा प्रोफाइल में. ओके, इसके बाद आ जाता है आपका कार्बन के बाद नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. तो फ्लोरीन की एनर्जी सबसे नीचे होगी. आपको बोला कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ होमो. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एनर्जी ऑफ होमो इनवर्सली रिलेटेड है. तो यहाँ पर जो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना है वो इनके लोन पेयर यहाँ पर लाई कर रहे हैं. जैसे फ्लोरीन का ये है,
जिसको ये डोनेट करेगा। अब यहाँ पर इसको अप्रोच कर रहा है हाइड्रोजन प्लस, तो ये अपने वैकेंट 1s ऑर्बिटल में, इसका 1s ऑर्बिटल खाली है, तो ये इसका लुमो है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि ये इन एलिमेंट्स के होमो है। ठीक है, ये इन एलिमेंट्स के होमो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि कार्बन और हाइड्रोजन जब ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस है, वो यहाँ पर लीस्ट आ रहा है। जबकि जैसे जैसे आप मूव करोगे टुवर्ड राइट, तो जो गैप है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का गैप इतना हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो एनर्जी गैप आपका, एनर्जी डिफरेंस ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स का इंक्रीज हो रहा है, तो जिससे कि ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी। मींस ये फ्लोराइड आयन इतना इजीली H+ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो जो F नेगेटिव होगा ये आपका वीकेस्ट बेस होगा। अगर ये वीकेस्ट बेस है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड जो बनेगा, कंजुगेट एसिड जो बनेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट है। एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होता है। ओके, तो ये रीजन होता है होमोलुमो के बेसिस पे। तो यहाँ पर अगर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लें या इनका प्रोटॉन एक्सेप्टर टेंडेंसी का ऑर्डर हम अगर अरेंज करवाएं यहाँ पर, तो वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा टेंडेंसी मिथाइल कार्बेनियन की, देन अमाइड, दिस NH2 नेगेटिव, देन हाइड्रोक्साइड एंड फ्लोराइड की लिस्ट होगी। तो ये आ गया इनका बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इनकी, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट एसिड हो जाएगा HF। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इसमें सेकंड पार्ट रह गया न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हम यहीं से ले लेते हैं, इनका जो एनायन है उसको बना के हम देखेंगे और इनका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ देखेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन एक्ट करेगा इसमें। ओके, तो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल देखिए, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है साइज पे। ओके, साइज पे क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि ये एनायन है, एनायन है, और एनायन का होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना इजीली अवेलेबल होगा इलेक्ट्रोफाइल को, उतना अच्छे से ये रिएक्ट करेगा। क्या बोल रही हूँ मैं, तो इसमें देखिए ये आपका एनायन है, एनायन का क्लाउड है ये। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका केटायन, यहाँ पर आ गया केटायन अप्रोच कर रहा है। अब क्या होगा, ये आपका केटायन है और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, ये फर्स्ट केस है, और सेकंड केस हम बना देते हैं जिसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या साइज है, इसका वेरिएशन कैसे है, यहाँ पर इसमें हम एनायन का साइज छोटा ले रहे हैं। ठीक है, एनायन हम छोटा कर देंगे, एनायन का साइज ये हो गया। अब इन दोनों में से ये साइज क्योंकि लार्ज साइज है और ये स्मॉल साइज का एनायन है, तो जो पोलराइजेबिलिटी होगी, डिस्टॉर्ट होने की जो टेंडेंसी है, देखिए ये डिस्टॉर्ट होगा ऐसे, जैसे ये अप्रोच करेगा इसको तो इसमें डिस्टॉर्शन आएगा, ऐसे इजीली डिस्टॉर्ट हो रहा है, लार्ज साइज वाला इजीली डिस्टॉर्ट होगा। इजीली डिस्टॉर्ट होने का मतलब है ये बड़े इजीली अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा, तो ये गुड लोन पेयर डोनर होगा या इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, जबकि जो लार्जर स्मॉल साइज है वो इजीली डिस्टॉर्ट नहीं होने वाला है कैटाइन से। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एसिड साइज पे डिपेंड करती है। इसको पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, जो टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट, पोलराइजेबिलिटी हम इसको बोलते हैं। क्या है, टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट, टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू डिस्टॉर्ट इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, कि कितना इजीली वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर पाता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज पे डिपेंड कर रही है, और साइज में आपको पता है लार्जेस्ट साइजेस ऑफ, साइज में कैसा ट्रेंड इसमें फॉलो होता है, कार्बन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है तो जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज ऑन कार्बन हियर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर है, OH नेगेटिव हम लिखते हैं, बेटर इज टू राइट लाइक दिस, नेगेटिव इज ऑन ऑक्सीजन एक्चुअली, एंड फ्लोरीन। तो कार्बन का जो साइज है इट इज लार्जेस्ट, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। सो डायरेक्टली रिलेटेड है न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ, दैट्स वाई जो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा दैट विल बी योर CH3 नेगेटिव, देन NH2 नेगेटिव। सो ये ट्रेंड आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम एसिड स्ट्रेंथ के साथ क्यों ले रहे हैं,
क्योंकि जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा ये उतना जल्दी से ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन करेगा। तो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल आपका मिथाइल कार्बोकेटायन है, दैट्स वाई ये एक्ट करेगा द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा आफ्टर एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव वो वीकेस्ट एसिड होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर इन्हीं लाइंस पे है। अब देखिए, आपने ये ध्यान रखना है, जो नई बात मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि जो एसिड स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में ही लेना है। उसका मतलब है कि अगर आपके जो एलिमेंट्स है, जो हाइड्राइड्स है, वो सेकंड पीरियड के ही है ना। जैसे यहाँ पर जो फ्लोरीन है दैट इज सेकेंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड का, ये फिफ्थ का है, फोर्थ का है, एंड ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ पर एसिड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू साइज ओनली, साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। तो साइज को आपने कंसिडर करना है। तो यहाँ हम कंसिडर करते हैं इनका जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जितना लॉन्गर होगी, जैसे HF के केस में लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ है, और सॉरी स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है, जबकि HI के केस में लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ है। तो HF जब डिसोशिएट होगा तो यहाँ डिसोशिएट होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और जबकि HI के केस में जब ये डिसोशिएट होगा तो यहाँ पर ये इजीली H+ को रिलीज कर देगा और आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्ट कर रहे हैं दोनों ही यहाँ पे एसिड, और ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे बन रहा है ये है इनका कंजुगेट बेस। ओके, यहाँ पर सेम सिचुएशन है, ये एक्ट कर रहा है एसिड, और इनसे जो हमें मिल रहा है एनायन कॉरेस्पॉन्डिंग, ये है आपका कंजुगेट बेस। ओके, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी को आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर एसिड स्ट्रेंथ से डिफरेंट रहेगा। ओके, अब देखिए एसिड स्ट्रेंथ तो आपकी होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर वही रहेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज पे डिपेंड करती है। तो सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोफिलिसिटी, कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर में आपको पता है कि जो आयोडाइड है उसका साइज का ट्रेंड में आयोडाइड लार्जेस्ट साइज का है, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। तो अगर ये ट्रेंड है आपका साइज का, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड भी यही रहेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल आपका रहेगा आयोडाइड, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव एंड F नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एसिड स्ट्रेंथ आपने बताना है। अब फिर से इसमें कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो सेम सेकंड पीरियड के नहीं है, इट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। सो आपका जो आंसर होगा एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर वो क्या रहेगा, यहाँ पर एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, साइज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर साइज के हिसाब से क्या होगा, जो साइज का ट्रेंड है दैट इज लार्जेस्ट फॉर सिलेनियम, देन फॉर S, देन फॉर ऑक्सीजन। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा जो HSC बॉन्ड लेंथ है वो लार्जेस्ट है, देन HS, देन HO बॉन्ड लेंथ। तो ईजिएस्ट वे या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो लार्जेस्ट बॉन्ड की सबसे कम होगी, है ना, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। और अगर ब्रेक हो गया तो ईजिएस्ट वे में अपना H+ रिलीज कर देगा, फास्ट मोस्ट रेडली रिलीज करेगा H+। दैट्स वाई योर एसिड स्ट्रेंथ इज लार्जेस्ट फॉर H2SC, देन H2S, and weakest acid is water here. Okay, so next now move to next question. ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है एरोमेटिक कंपाउंड्स है। दिस इज योर फिनोल, जो बेसिक आपका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है इट इज फिनोल। दिस इज कार्बोक्सिलिक, दिस इज अगेन फिनोल, एंड वी नो दैट इन जनरल ट्रेंड जो बेंजोइक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दीज आर स्ट्रॉन्गर एसिड। बेंजोइक एसिड stronger acid than phenol, corresponding phenol, but phenol का acid strength increase हो जाता है if that depends on nature of groups present on benzene ring, and if nitro group is present here at all the position ortho and para, then because this nitro group is electron withdrawing group, so it will withdraw electron density
from benzene ring, these groups will withdraw electron density toward themselves, okay, because of their minus R effect. Okay, so this benzene ring will in turn withdraw electron density from oxygen. As a result, this oxygen will become more electron deficient. So in order to compensate its electron deficient character, this oxygen will withdraw this electron density from OH bond toward itself. So this bond will become more and more polar. It will have partial positive and partial negative. As a result, this positive charge will intensify here. Both the charges will intensify, and it will be very easy for us to break this bond. So it will most readily will furnish this H plus ion from here. So it is acting here as strongest acid. So trend will become this. This is called picric acid. So picric acid is the stronger acid than benzoic acid. So which in turn is stronger acid than phenol. This is your picric acid. So if you are treating picric acid with sodium bicarbonate, it will react in same pattern as this benzoic acid react. We use sodium bicarbonate as test to distinguish. It is a test for carboxylic group, okay. But picric acid also react and forms carbon dioxide gas, as is formed by benzoic acid. But this is not true if you are taking simple phenol or monosubstituted or trisubstituted nitrophenol, okay. So if you are treating it with sodium bicarbonate, it will never react with sodium bicarbonate. It will not release CO2 gas. So this is the acid strength order. नेक्स्ट है आपका कि इनमें आपने एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर अरेंज करना है इनको, ओके. You have to arrange these compound in increasing or decreasing order of acid strength. So let this be compound A, B, okay. तो इनको हम अरेंज कर लेते हैं. तो हम क्या करेंगे, एसिड स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो आप इसमें से ये H प्लस को हम रिमूव करा के देख लेते हैं. जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीशीज बनेंगी उसका स्टेबिलिटी हम कंपेयर कर लेंगे. तो यहाँ पर जैसे ही ये फर्निश करेगा H प्लस आयन, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ओके. कार्बन नेगेटिव कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा. सेम इज ट्रू इन सेकेंड केस. ये H प्लस गया यहाँ से और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. यहाँ पर भी ये H प्लस फर्निश कर दिया बिकॉज इट इज़ एक्टिंग एज एसिड. सो ये फर्निश करने के बाद में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पर. तो यहाँ पर देखिए आप, इसका जो एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर है, बिकॉज आपको 11th में है ये वाला जो कार्बन इॉन है, इस पे 3 मोर कार्बन्स अटैच्ड हैं. ये ऐसे है, इस पे 3 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है. सो ये कार्बन इॉन कौन सा कार्बन इॉन है, दिस इज टर्शरी कार्बन इॉन 1 2 3. सो इट इज 3 डिग्री. It is tertiary carbon ion, this is secondary, primary, and this is methyl carbon ion. So stability order क्या है यहाँ पर? Stability order होता है आपका methyl carbon ion most stable, then primary, secondary, and tertiary. So it is explained on the basis of inductive effect, plus I effect of methyl group that you already know. Okay, so अगर यहाँ पर देखिए, अगर मिथाइल मोस्ट स्टेबल है तो यहाँ पर सबसे जल्दी H प्लस फर्निश करने वाला है आपका मिथेन, ठीक है. ये फटैक से अपना ये H प्लस को फर्निश करेगा. लेकिन यहाँ बाकी केसेस में क्या होगा, जो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन चलेगी, मैंने दोनों ही एरोस इसमें लगा दिए हुए हैं. तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा कम है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आपकी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी. लेकिन जैसे हम मूव करेंगे सेकेंडरी एंड देन टर्शरी की साइड पे, तो बैकवर्ड का रिएक्शन का डायरेक्शन ज़्यादा रहेगा. यहाँ पर स्टेरिक सेंसिटिव कंसेप्ट भी आता है. यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कंसेप्ट भी आप यहाँ पर दे सकते हो. इसमें कैसे हम दे सकते हैं, यहाँ हम इनका कंसिडर कर सकते हैं. नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे ले सकते हैं कि इसमें मोस्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो H प्लस को गेन करने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज़्यादा रहेगी. इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, H प्लस को गेन करके ये बनाएगा, तो ये एक्ट करेगा एज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ओके. तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है
तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड होगा वो वीकेस्ट होगा। तो ये हो गया आपका वीकेस्ट एसिड। इसमें जो स्ट्रेंथ और एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर है दैट इज ए वीकेस्ट एसिड होगा, देन बी सी, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपका मीथेन रहेगा। ओके, नेक्स्ट है फ्लोरोफिनोल्स। तो फ्लोरोफिनोल्स में आपने फ्लोरीन एटम यहाँ अटैच करवा दिया है। एक नया कंसेप्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, और वो क्या कंसेप्ट है कि आप ऑर्थो इफेक्ट की बात करते हो, बट ये ऑर्थो इफेक्ट हम मेनली अप्लाई करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में ही। अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन ऑर्थो आइसोमर में ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, आप बोलोगे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा कि आप बोलोगे कि हाँ इसको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होना चाहिए, या जो भी कंसेप्ट आप यहाँ पे लगाओगे। बट क्या है कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका कंसिडर होता है या अटेन होता है तभी अगर वहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग बन रही हो। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के आपने चेक करना है कि कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, इसलिए देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 6 मेंबर्ड रिंग होना ज़रूरी है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। जैसे 6 मेंबर्ड रिंग का एग्जाम्पल क्या है, मान लो आपके पास ये कंपाउंड है एंड दिस इज़ योर सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड में देखिए आप यहाँ पर बना रहे हो C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH, और यहाँ पे मान लो आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करा दी मैंने। अब यहाँ हम काउंट कर लेते हैं कि कितना मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग। ओके, तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको एसिड स्ट्रेंथ में इनको अरेंज करवाना है, तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। यहाँ वैसे प्लस आर इफेक्ट भी है, लेकिन जब फ्लोरीन आपका प्रेजेंट है यहाँ पर, जैसे ये हो गया आपका फ्लोरीन, यहाँ पर जो एसिड स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी। फ्लोरीन के केस में स्पेशली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करती है, हालांकि इसके पास है लोन पेयर प्रेजेंट है, बट यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट आप लगाओगे। दैट इज इसका इंडक्टिव इफेक्ट आपने देखना है, -I इफेक्ट है, और -I इफेक्ट आपको पता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये क्लोजेस्ट है, देखिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये विड्रॉ कर रहा है, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, विच इन टर्न विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इन टर्न विड्रॉ करेगा यहाँ से, जबकि इनके विड्रॉ करेगा यहाँ से। जबकि इन केसेस में इसमें इस टाइप का कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये फिनोल से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। इसके बाद आ जाते हैं मेटा पे। मेटा पे देखिए इनमें डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, फ्लोरीन चला गया 3rd पोजीशन पे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, बट इतना प्रोमिनेंट इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए इफ विल अरेंज देम, लेट देम लेबल ABCD। अच्छा, इनका एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एसिड स्ट्रेंथ इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी ऑर्थो आइसोमर के केस में, A विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके बाद डिस्टेंस जैसे इंक्रीज करेगा तो C इसके बाद आ जाएगा, देन पैरा वाला D, एंड वीकेस्ट एसिड विल बी फिनोल। इस क्वेश्चन में देखिए pKa वैल्यू मेंशन की हुई है। अब आपको pKa के साथ इसका रिलेशन पता होना चाहिए, एसिड स्ट्रेंथ के साथ कैसे रिलेशन आता है। pKa होता है -log ऑफ Ka। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, कैसे है ये, वी कैन राइट log Ka पावर -1 और log 1/Ka। दिस इज कैपिटल K एक्चुअली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Now dissociation constant of acid is directly proportional to acid strength. तो it means जो pKa का फॉर्मूला है इसमें आप बोल रहे हो कि it is inversely proportional to Ka, कैपिटल Ka।
नाउ Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ, इसका मतलब है Pka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू acid strength, means the one with higher value of pK, high pK means weak acid. Okay, तो आपने यही याद रखना है that pK is inversely proportional to acid strength. So let us now interpret what is given in the question and then let them explain कि कौन सा concept यहाँ पे लग रहा है. इसमें देखिए pK इसका higher है means it is weaker acid. इसका लोअर है तो इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड. अब ये भी एक नया कंसेप्ट होगा आपके लिए. अब आपने देखिए यहाँ से इनको फर्निश करवा के देख लो, जैसे H+ देके उसके बाद स्टेबिलिटी हम इसमें एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किस केस में हमें स्टेबल आयोन मिल रहा है. तो इसने क्या किया, H+ यहाँ से निकाल दिया, फर्निश कर दिया H+, एंड इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर आपका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, बट यहाँ क्या है बच्चों, इस केस में इस बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन पॉसिबल है. ठीक है, अगर इसने रोटेट कर लिया, जैसे ये आपका रिंग है, इसने रोटेशन कर लिया, मान लो ये रोटेट हो गया, तो रोटेशन की वजह से क्या होगा कि इसका जो प्लेन है वो सेम प्लेन पे नहीं आएगा जिस प्लेन पे आपका कार्बन एटम प्रेजेंट है. ओके, क्यों हम प्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप क्या बोलोगे कि ये स्टेबल है. स्टेबल क्यों है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके साथ डीलोकलाइजेशन में जा सकता है एंड सेकंड रिंग के साथ भी डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा. लेकिन डीलोकलाइजेशन में जाने के लिए ज़रूरी है कि इसका जो ऑर्बिटल है, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, ये चार्ज कैसे आया है, ये आपका हाइड्रोजन है इस पे एक, और ये आपका बेंजीन रिंग है. ठीक है, बेंजीन रिंग का जो कार्बन है इसके ऊपर ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स है. ऐसे ये जो कार्बन यहाँ पे साइड में प्रेजेंट है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, वो ऐसे प्रेजेंट है. ठीक है, अब इसका जो लोन पेयर जो ऑर्बिटल है, जहाँ जिसके साथ इसको ओवरलैपिंग करनी है, ठीक है, जिसके साथ इसने ओवरलैपिंग करनी है, डीलोकलाइजेशन करनी है, वो उसके साथ पैरेलल होना चाहिए. दैट इज इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए. क्योंकि आप ऐसे ही बनाते हो ना, जैसे इसका रेजोनेंस जब शो करोगे तो ये आ जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट. यहाँ आप डबल बॉन्ड शो करा दोगे यहाँ पर, और ये सेकंड फिनाइल रिंग आ गया. तो ये डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड बना रहे हो तुम, और पाई बॉन्ड के लिए साइड वाइज ओवरलैप होती है. साइड वाइज ओवरलैप का मतलब है कि जो आपके ऑर्बिटल्स है वो पैरेलल होने चाहिए, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए. पैरेलल मीन्स उनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होना चाहिए. लेकिन अगर मान लो आपका ये रिंग ही रोटेट हो गया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल है, मान लो ये ऐसे रोटेट हो गया, ठीक है, जैसे भी रोटेशन होगी, थोड़ा सा भी अगर ये रोटेट हो जाएगा तो इसका कार्बन का जो ये बॉन्ड रोटेट होगा एक्चुअल में, तो ये जो कार्बन का लोन पे सॉरी ये जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसके ऊपर, ये अब पैरेलल नहीं रहेगा इसके. ये हो सकता है कि आपका जो ओरिएंटेशन आ रही है इस बार, ये ऐसे ओरिएंट हो गया हो, 90 डिग्री पे चला गया हो, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि रिंग ने अपना प्लेन चेंज कर दिया है. ठीक है, रिंग ने अपना प्लेन को चेंज कर दिया है, ऐसे चेंज हो गया है. तो रेजोनेंस के लिए ज़रूरी है, कंजुगेशन के लिए ज़रूरी है कि इनका जो एंगल है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स का, ये प्लेनर होना चाहिए सिस्टम. ओके, सो इस केस में ड्यू टू अनलॉक्ड सिस्टम है, ये रोटेशन पॉसिबल है यहाँ पर बॉन्ड के अक्रॉस, इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो रेजोनेंस है वो इतना इफेक्टिव नहीं है. तो जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है नेगेटिव चार्ज का, इस केस में ड्यू टू रोटेशन ऑफ द सिंगल बॉन्ड यहाँ पर इतना इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है, इनइफेक्टिव रेजोनेंस शो करेगा यहाँ पर. लेकिन ये वाला सिस्टम लॉक्ड है. ठीक है, यहाँ से आप रोटेट नहीं करा पाओगे, ये लॉक्ड है, तो यहाँ पे नो रोटेशन. अगर रोटेशन नहीं है सो ये जो नेगेटिव चार्ज है इफेक्टिवली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा विद द रिंग्स. सो इट इज हाईली स्टेबल. क्यों है स्टेबल ये कार्बेनियन, क्योंकि यहाँ पर लॉक्ड सिस्टम है. लॉक्ड सिस्टम होना ज़रूरी है. तो जितना लॉक्ड सिस्टम होगा उतना अच्छा स्टेबल स्पीशीज बनेगी, और उतना ये कार्बोकेटाइन के केस में भी यही एक्सप्लेनेशन एप्लीकेबल है. ओके,
सो क्योंकि ये स्टेबल बन रहा है तो यहाँ ये फटाक से अपना H+ फर्निश कर देगा। मीन्स आपका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला एरो है, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन जो रिएक्शन चल रही है, दैट इज हाईली फिजिबल। मीन्स H+ ये इजीली फर्निश कर देगा एंड विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गर एसिड, एंड दैट्स व्हाई इट हैज लोअर वैल्यू ऑफ pKa। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इनका एसिड स्ट्रेंथ, इनका pKa वैल्यू गिवन है आपको, और pKa वैल्यू आप देख सकते हैं CH4 की सबसे ज़्यादा है, देन ऑन मूविंग टुवर्ड दिस pKa वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है। तो फिर से आप स्टेबिलिटी इनका कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर बनेगा मिथाइल कार्बिनियन, यहाँ पर बनेगा बेंजाइल कार्बिनियन, एंड यहाँ पे बेंजल बन जाएगा, बेंजल कार्बिनियन। ओके, और यहाँ पर ट्राइफिनाइल रिंग है, तो 3 फिनाइल रिंग इस पर अटैच्ड होंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि लॉक सिस्टम का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, तो डीलोकलाइजेशन तो होगी, ऐसा नहीं है, डीलोकलाइजेशन मैक्सिमम होगी जिसमें 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। देन इस केस में तो मोस्ट स्टेबल आपका ये वाला आयन बन रहा है। अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो ये फटाफट इस H+ को फर्निश कर देगा, एंड दिस विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एक्ट करेगा, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग लोवेस्ट वैल्यू ऑफ pKa। pKa इस केस में लीस्ट है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो जो डाइफिनाइल कार्बिनियन है और ट्राइफिनाइल कार्बिनियन है, इन दोनों की वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ज़्यादा डिफरेंस क्यों नहीं है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर कार्बिनियन बन रहा है, दोनों ही केसेस में स्टेबिलिटी तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन स्टेरिक फैक्टर भी यहाँ मैटर करता है। तो ट्राइफिनाइल कार्बिनियन में स्टेरिक फैक्टर है, और स्टेरिक फैक्टर की वजह से क्या होगा, इस टाइप में ये अरेंज अलाइंड होगा। और क्योंकि देखिए इस पे जो लोन पेयर आया है ना बेंजीन रिंग पे, कार्बन पे, ये तो कंजुगेशन में है रिंग्स के साथ, है ना, ये कंजुगेशन में जा रहा है। तो जो लोन पेयर कंजुगेशन में जा रहा होता है, आपको ऐसे तो आप बोलते हो कि इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट ये sp3 नहीं होता है। जब भी रेजोनेंस होती है तो उस लोन पेयर को हम नहीं काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन योर प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए प्लेनर ज्योमेट्री आपको दिख रही है यहाँ पर, इसके ऊपर ये लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखिए प्लेनर ज्योमेट्री है, इनको आप ज्वाइन कर दो। हम कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, और आप यहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हो sp3। तो तीनों को लिया, ऐड कर दिया S+P+P, क्या बन गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मैंने बनाई हुई है। अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, स्टेरिक रिपल्शन है यहाँ पर रिंग्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके ऊपर। तो स्टेरिक रिपल्शन से क्या होगा, ये जो रिंग होंगे ये थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, सेम प्लेन पे नहीं होंगे। जिस प्लेन पे आपका ये वाला रिंग है उससे थोड़ा डिफरेंट प्लेन पे ये सारे अपने प्लेन चेंज करेंगे। तो जैसे ये प्लेन चेंज कर दिया, और जो नया प्लेन बनेगा वो इस टाइप में बनेगा इन केसेस में। तो ये आपका शेप होती है, शेप चेंज करता है ये ट्राइफिनाइल कार्बो के टाइम। ओके, कार्बिनियन सॉरी। तो ये इसकी शेप आ जाएगी, ये आ गई इसकी शेप। और ऐसे ही जो थर्ड बेंजीन रिंग है वो भी अपनी शेप चेंज कर लेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेप कैसी लग रही है आपको, जैसे आपके घर पे फैन है और फैन के जो अंदर होता है ना उसका शेप होता है वो एक प्लेन पे नहीं होता है, थोड़े से ट्विस्टेड होती है वो। तो इसलिए इसका जो शेप हम बोलते हैं ट्राइफिनाइल कार्बिनियन का, दैट इज प्रोपेलर शेप। ठीक है, प्रोपेलर शेप में होता है। अब क्योंकि यहाँ भी प्लेन चेंज हो रहा है तो जो रेजोनेंस है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगी। प्लेन चेंज करने से क्या होगा, इसका जो ऑर्बिटल होगा जिसके साथ इस लोन पेयर ने ओवरलैप करना है, पाई बॉन्डिंग करनी है, वो सेम प्लेन पे नहीं आएगा, पैरेलल नहीं होगा, इसके एंगल चेंज कर लेगा ये। ओके, तो प्रोपेलर शेप में ये प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे लेस डिफरेंस है pKa वैल्यू में, स्टेबिलिटी में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें आपने अरेंज करना है इनको एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर में। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट केस में
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो डिफरेंस है उसको देख के आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसमें मोस्ट स्टेबल कौन होगा, मोस्ट एसिडिक कौन होगा और लीस्ट एसिडिक कौन होगा। ओके, सो ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर एसिड स्ट्रेंथ। इसमें एक और मैंने ऐड किया हुआ है, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ऑर्थो इफेक्ट क्या है? इट इज़ एप्लीकेबल फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये लगता है। और ऑर्थो इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए, जैसे अगर आपको ऑर्थो इफेक्ट आपको नहीं पता है और आपको ये इसमें एसिड स्ट्रेंथ में इनको अरेंज करना है, तो आप आंसर क्या दे दोगे? आप यहाँ पर देखोगे कि ये NO2 ग्रुप है एंड इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो माइनस आर इफेक्ट यहाँ पे लगने वाला है। माइनस आर के साथ साथ क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा। यहाँ पर इस केस में मेटा पोजीशन है, ये मेटा पर रेजोनेंस नहीं आती है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा यहाँ पर। और ये पैरा पोजीशन है, यहाँ रेजोनेंस भी आएगा और माइनस आई इफेक्ट भी आएगा, दोनों ही इफेक्ट यहाँ पर लगेंगे। तो इस बेसिस पे अगर आप इसको अरेंज कराएं तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, वो तो अरेंज हो जाएगा, ठीक से आ जाएगा, ABCD। तो यहाँ पर आपका आंसर सही आ जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा आपका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा ही एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड आपका प्रेजेंट, जो जिस बॉन्ड को ब्रेक होना है उसमें पोलैरिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। एक तो देखिए इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा नाइट्रो ग्रुप यहाँ से रिंग से, तो रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसको इफेक्टिवली दे नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन। तो कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ से लेगा फिर इलेक्ट्रॉन? यहाँ से विड्रॉ करेगा। तो ये बॉन्ड बहुत पोलर हो जाएगा एंड इट विल मोस्ट रेडिली रिलीज दिस H+ आयन, ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसमें स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? देखो, इसमें -R, इसमें भी -R है। डिफरेंस कहाँ पर है? इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए क्योंकि NO2 ग्रुप इसके नज़दीक में है तो स्ट्रॉन्गर एसिड एक्ट करेगा ये। तो इसका स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रेंथ ऑर्थो और पैरा में ऑर्थो वाला स्ट्रॉन्गर होगा, देन पैरा D, देन इसके बाद देखो A और C में, क्योंकि A में कोई भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है जो इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, तो इसके बाद C आ जाएगा एंड वीकेस्ट एसिड विल बी A। अगर pKa की हम बात करें तो आपका ट्रेंड उल्टा हो जाएगा, B का pK वैल्यू लिस्ट एंड A का द मोस्ट होगा, हाईएस्ट होगा, ये इसका ट्रेंड आ जाएगा। ये तो ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको लगाएं, देखिए ये जो मेथॉक्सी ग्रुप है ये इसका इफेक्ट होता है +R इफेक्ट होता है, और रिंग पे अगर +R इफेक्ट ग्रुप अगर आपका प्रेजेंट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा रिंग पे, रिंग इंटर्न यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी COH ग्रुप पे इंक्रीज हो रही है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा फोर्स से इसको विड्रॉ नहीं करेगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर ये इजीली अपना H+ को रिलीज नहीं करने वाला है, क्योंकि ये सेटिस्फाइड है, यहीं से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। तो H+ को ये मोस्ट रेडिली रिलीज नहीं करेगा, लेस रेडिली ये H+ को रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑलवेज डिक्रीजेस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स, ओके। तो उसके हिसाब से जो आपका आंसर है दैट शुड बी कि बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक, ये आपका आंसर होना चाहिए एंड दिस इज रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर जो आपका ट्रेंड है दैट इज नॉट दिस वन, बट इसका ट्रेंड रहता है आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है वो है आपकी, आंसर इज जो ऑर्थो आइसोमर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, बेंजोइक एसिड के केस में वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, B, देन इसके बाद आ जाएगा A, इसके बाद जो ट्रेंड है दैट इज B, देन C, देन आपका है A एंड वीकेस्ट एसिड है D, ओके। तो क्या है ऑर्थो इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट है कि आपका बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि द नेचर ऑफ ग्रुप की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, +R है या -R है, जो एसिड स्ट्रेंथ है अगर ऑर्थो पे ग्रुप कोई प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलिक की एसिड स्ट्रेंथ हमेशा
इंक्रीज होती है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, दिस इज ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा यहाँ पर, तो ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से आपने इसको सबसे नंबर 1 पोजीशन पे लिखना है। ओके, इसके बाद देखिए आगे वाला ट्रेंड आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, सी कैसे हो गया स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन OCH3 है उसका प्लस आर इफेक्ट तो है, बट साथ में इसका माइनस आई इफेक्ट भी है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ माइनस आई इफेक्ट भी है, और यहाँ पर देखिए प्लस आर के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट है, जबकि बेंजोइक में ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब डी आपका वीकेस्ट हो गया, क्योंकि पैरा पोजीशन पे प्लस आर इज डोमिनेटिंग। ओके, माइनस आई फीबल होगा। फीबल क्यों होगा, कमजोर क्यों पड़ जाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, 4th पोजीशन पे चला गया, तो माइनस इफेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, इसलिए ये वीकेस्ट एसिड हो गया। अब यहाँ पर सी कैसे हो गया स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक, क्योंकि यहाँ प्लस आर नहीं लगेगा, मेटा पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता है, तो यहाँ पे माइनस आई ग्रुप आ गया, तो ये डोमिनेटिंग होगा एंड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा ओवर ए। ओके, सो दिस वाज योर ऑर्थो इफेक्ट। अब यहाँ पर हम लगाते हैं इन केस ऑफ फिनोल्स, तो इनकी पीके वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। पीके वैल्यू इज लीस्ट फॉर दिस कंपाउंड, एंड देन इंटरमीडिएट है मोनो सब्सटीट्यूटेड, मीन्स एक ही OH जब प्रेजेंट है, एंड हाईएस्ट है मीन्स बेंजोइक के ऊपर। देखिए अब देखो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑर्थो पे चाहे आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, बट स्टिल इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। ओके, किससे स्ट्रॉन्गर है, बेंजोइक से स्ट्रॉन्गर है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पीके वैल्यू और वीक हो गई, क्योंकि यहाँ पर दो ऑर्थो पोजीशन, दो ऐसे ग्रुप हैं जो ऑर्थो इफेक्ट लगा रहे हैं, तो इस केस में लग रहा है डबल ऑर्थो इफेक्ट, और डबल ऑर्थो इफेक्ट की वजह से दिस विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग दीज। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन कंपाउंड्स में, यहाँ पर इसका है प्लस आर इफेक्ट और साथ में है माइनस आई, यहाँ पर प्लस आर एंड माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी मेटा पोजीशन पे प्लस माइनस आई नहीं आएगा, प्लस आर नहीं आएगा, सिर्फ माइनस आई आएगा। तो अगर हम इनको अरेंज करें एसिड स्ट्रेंथ में, लेट दिस बी A B C D एंड E, तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑर्थो वाला ही हो जाएगा, और डबल ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा, तो E इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देन B सिंगल ऑर्थो वाला, इसके बाद आपका मेटा आइसोमर आ जाएगा, देन सिंपल बेंजोइक आ जाएगा, एंड वीकेस्ट आपका पैरा आइसोमर होगा, क्योंकि उसमें प्लस आर इफेक्ट आ रहा है, माइनस आया बहुत फीबल होगा। तो ये था आपका कुछ कंसेप्ट जो आपके काम आएंगे, एंड दिस इज फ्रॉम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको SIR एंड SIP इफेक्ट मैं बताऊंगी, SIR एंड SIP, so these are also very important concept of GOC, general organic chemistry. Thank you so much for watching. Do like, subscribe my channel.